कॉलें आ रही हैं या किसी के इशारे पर लोग इधर से उधर हो रहे हैं, हमने खान साहब के साथ वफाक किया है। शंदाना गुजार खान बड़ी एक्टिव हैं, कहा जा रहा है शायद उन्हें टिकट कमिट किया गया है। मैंने कहा आपके हल्के से खान साहब के जो वादे थे वो वादे वफा नहीं हुए। वो महमूद खान है, वो बुजदार प्लस है, यानी वो उनसे भी बदतर है। पैगम्बर का जो वारिस का जुमात है वो JUI है। गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल करते और मौलाना फजल रहमान को मौलाना नहीं कहना चाहिए। इतने गलीज, इतना घटिया, स्टेजों पर किसी लीडर ने दूसरे लीडरों के लिए, पार्टियों के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्पेस के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद होंगे PTI के MNA हैं जो कि अब शायद किसी और पार्टी में जा रहे हैं, नासिर मूसा जी साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? नासिर मूसा जी साहब, आपने सुना है PTI छोड़ने का फैसला कर लिया है और आजकल कॉल्स आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। किसकी कॉल पर आप PTI छोड़ रहे हैं अब? नहीं, कॉल्स तो ये दहशतगर्दों की तरफ से भी आ रहे हैं, और किस किस तरफ से, आप कौन सी कॉल की वो कोई इशारा दे पिंडी रहे हैं? वालों की कॉल आई हो, किसी और की कॉल आई हो। बाप के लोग जा रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान में, और PTI के लोग अब JUF में जाएंगे KPK से। नहीं, एहतशाम साहब, बेसिकली सीरियस बात ये है भाई, ये जो लोग कह रहे हैं कि कॉलें आ रही हैं या किसी के इशारे पर लोग इधर से उधर हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सारे सिर्फ इल्ज़ामात हैं। और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेफिनेटली, एक पार्टी तो इक़्तिदार में आती है, लोगों को, कौम को जो अच्छे अच्छे नारों पे उनसे वोट लेते हैं, लेकिन बीच में से जब इक़्तिदार 4 साल या 5 साल करने के बाद वो डिलीवर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फिर लोग सोचते हैं कि हम जो जिस पार्टी से हम मुंसलिक होते हैं, या जिस तरीके से मैं PTI में हूँ, और हमने 2018 में इलेक्शन से पहले कौम को एक सबज बाग दिखाए थे कि जी हम 90 दिन के अंदर पूरी जितनी भी आपके मसाइल है, 70 साल के मसाइल है, तो हम 90 दिन के अंदर उसका ख़ात्मा कर लेंगे। तो डेफिनेटली कौम ने बड़ी खुशी से इस स्लोगन को एक्सेप्ट किया था, लोगों को PTI का साथ दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि पौने 4 साल हमारे फेडरल में हमारी हुकूमत खान साहब की रही है, कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। तो इस वजह से हम भी मायूस हो गए कि कौम को जो हमने उम्मीदें दी थी, उस उम्मीदों में कोई भी वादा वफा नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि हम अब सोच रहे हैं कि खान साहब ने जो कुछ कह रहे थे उनके उल्टा वो हो गया है। तो हम भी मायूस है, कौम भी मायूस है। PTI के टिकट से आप MNA इलेक्ट हुए, अब आप PTI छोड़ रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट में किस हैसियत से जाएंगे? किस पार्टी के रुकन की हैसियत से आप पार्लियामेंट में जाएंगे अब दोबारा? बेसिकली खान साहब ने अदम इत्मीनाद, जो मेरे नज़दीक एक हमारा एक जमहूरी और आईनी प्रोसेस था, तो होना ये चाहिए था कि अगर एक जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत चलेगी तो खान साहब को चाहिए था कि वो उसको एक्सेप्ट कर लेते और असम्बली में बैठकर अपोजिशन का किरदार अदा करते। लेकिन खान साहब ने फैसला किया कि हम असम्बली से निकल रहे हैं, तो खान साहब के उस इस्तीफ़े पे या उसका जो था उस पर हमने लब्बे किया, और मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह खान साहब की जो अदम एतमाद का जो प्रोसेस था, खान साहब कह रहे थे कि मेरे MNAs को करोड़ों रुपए के ऑफ़र हो रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लालचें दी जा रही है, लेकिन अल्लाह के फजल से खान साहब के साथ मैं अदम एतमाद भी रहा, ना बिके, ना हमने किसी के सामने, किसी कॉल के सामने या झुके हैं, और ना हमें कोई कॉल आई थी, सच में ये मैं कह रहा हूँ। तो हमने खान साहब के साथ रहे, चूँकि हमने खान साहब के वोट पे या टिकट पे हमने इलेक्शन लड़ दो कामयाब हुए थे, तो हमने खान साहब के साथ वफा किया है। अब जब हम जा रहे हैं उनसे, या मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, तो अब चूँकि खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में भी मैं खड़ा रहा, और उनके कॉल पे मैंने इस्तीफ़ा भी दिया है। जब इस्तीफ़ा दिया है तो डेफिनेटली मैं आज़ाद हूँ। तो अब मैं दोबारा इसलिए असम्बली में जा रहा हूँ कि जमहूरियत में एक जमहूरी अंदाज से, कि खान साहब ने कहा इस्तीफ़ा दे, तो मैं इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन मेरा जो हलका था वो पिछले 8 माह से इलाके की कोई नुमाइंदगी से महरूम है असम्बली में।
तो डेफिनेटली कौम ने जो हमें वोट दिया था वो 5 साल का मैंडेट के लिए वो दिया, और वो चाहते कि हमारे जो हुकूक है, ख़ासकर जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वो बहुत बड़ा पसमानदा एरिया है। तो वो 1 साल से वहाँ पे कोई उनकी तरक्कियात थी या उनके जो मसाइल इश्यूज है, न किसी जगह पे उनको एड्रेस हो रहे हैं। तो मैं दोबारा असम्बली में इसलिए जा रहा हूँ कि जब तक पीटीआई वाले हकीकत में असम्बलियों में इस्तीफ़ों में संजीदा नहीं है, जब अगर वो आ जाएं असम्बली में और वो खान साहब या असद उमर साहब या हम मेरे सूबे के जो प्रेसिडेंट है पीटीआई के परवेज़ खटक साहब, जब वो खुद पहले इस्तीफ़ा दे देंगे तो इंशाल्लाह फिर भी मैं भी उनके पीछे जाके इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो घर में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे कौम का मुझ पे हक है कि मैं जाके उनके, लोग वो घरों में बैठे हैं, मैं उन जाके असम्बली में उनके लिए हक आवाज़ उठाऊँ। काजार शाह फरमान साहब आपके हल्के से थे जो गवर्नर रहे हैं, उनसे आपकी नहीं बनती थी, शायद इस वजह से आपने पार्टी छोड़ी। मजीद लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि शंदाना गुजार खान बड़ी एक्टिव हैं, मीडिया में भी बड़ी इन खान साहब के साथ मीटिंग में भी मौजूद होती हैं, उनकी वजह, और कहा जा रहा है शायद उन्हें टिकट कमिट किया गया है, मैंने कहा आपके हल्के से, और आपको पता चला कि टिकट उन्हें दे रहे हैं, इसलिए आपने कहा मैं पार्टी छोड़ दूँ। नहीं, पार्टी का कोई एक तो ये है कि मेरे ख्याल में जब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, तो इसी टाइम पार्टी में टिकटों का कोई इशू नहीं है, और ना ही कोई पार्लिमानी टिकटों के लिए बोर्ड बना है या टिकटों का बांट रहे हैं कि मुझे इसमें हिस्सा नहीं मिला, या पार्टी ने टिकटें उसमें तकसीम की हैं या नॉमिनेट किए लोग, उसमें मेरा नाम नहीं आया तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। मैं जो बेसिकली मेरे जाने का जो मेन मकसद है, चूँकि खान साहब के जो वादे थे वो वादे वफा नहीं हुए, और मैं खुद चूँकि इस सोच पे आया था कि खान साहब करप्शन का ख़ात्मा करेंगे इस सिस्टम से, पाकिस्तान से, और एहतसाब का एक शफाफ अमल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो मिनिस्टर है, जो मेरे सूबे के वज़ीर आला है या जो मिनिस्टर है, वो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। खुद आप देख रहे हैं कि खान साहब जो तोशा खाना, जो कि रियासती मदीना में एक बैतुल माल का दर्जा वो रखते हैं, वहाँ पे आकर खान साहब ने उसकी सफाई करके और माल उसने कमाया है। जिस तरीके से खान साहब हमें दर्स देते थे कि जी, ये जो दूसरे लोग थे, दूसरे हुक्मरान थे, वो हुकूमत की में आते हैं माल बनाने के लिए, तो खान साहब ने भी अरबों रुपए के, आप जो एक एक घड़ी है, 2-2 अरब रुपए की एक घड़ी है, काफ़ी और भी जो तहाइफ है, वो कम कीमत पे लेकर और वो बाज़ार में बेचे हैं। तो मेरे ख़्याल में इससे तो उसने कारोबार के माल बनाए, और इससे हमारे मुल्क की जो वो थी, डिग्निटी थी, वो भी उसने दांव पे लगा दी है। तो इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो दूसरे हमारे जो गुगी और फराग गुगी का जो केस है, परवेज़ खटक पे जो मलम जब्बा का, और जो बीआरटी का, इस तरीके से हमारा जो एक मिनिस्टर है वो जो सुनामी ट्री का उसमें केस है। तो खान साहब तो हमें ये सिखा रहे थे कि हम एहतसाब को, कौम की करप्ट लोगों की एहतसाब करेंगे। तो बीइंग द लीडर खान साहब को चाहिए था कि वो खुद को भी एहतसाब के लिए पेश करें, और अपने वज़रा, अपने लोगों को भी वो एहतसाब के लिए पेश करें। लेकिन पेश होने की बजाय वो तो अपोजिशन से एहतसाब करना चाहते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करो, और जो इल्ज़ाम है वो इतनी सख्ती से ज़ुबान से वो इस्तेमाल करे, लेकिन जो उन पे इल्ज़ामात है वो जाके अदालतों में कभी स्टे लेते हैं, तो कभी क्या होता है। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अगर एक लीडर इस मिशन पे आया है कि मुझे कौम के चाहे जो फ़र्द भी हो, फिर एहतसाब सबके लिए होने चाहिए, चाहे अगर एक चोर आपके अपने घर के अंदर हो या बाहर हो, तो आप चोर को चोर की तरह उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए, न कि अगर आपके अपने बंदे हो उनके तो आप कोई हाथ न डाले, और दूसरों को अगर चोर ना भी हो उनको चोर कहना है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनकी पॉलिसीज से या उनके जो अभी एक नए आइडियोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दोहरा मयार जिसको हम कह रहे हैं, उससे मैं मायूस हूँ। गुज़िश्ता 10 साल से पीटीआई की हुकूमत है केपीके में, कैसा गुजरा है महमूद खान साहब का टेन्योर?
कितना काम किया उन्होंने? वहाँ पे बुज़दार साहब थे और यहाँ पे महमूद खान साहब थे। क्या फ़र्क था दोनों ने? किसने ज़्यादा डुबोया पार्टी को? खान साहब जो जो हमारे साथ कोलीग थे एमएनएस पंजाब से, वो बहुत ज़्यादा खान साहब के सामने पार्लिमानी पार्टीज़ में क्रिटिसिज्म करते थे कि बुज़दार को आपने किस बला को हम पे मुसल्लत किया है। तो खान साहब उसको बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कह कर के बुज़दार है। तो इस तरह मैं कहूँगा कि जो महमूद खान है वो बुज़दार प्लस है, यानी वो उनसे भी बदतर हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो उनको न चेंज कर रहे हैं और ना कोई उनके ख़िलाफ़ वो जो हमारी कंप्लेंट्स होते हैं वो ना नहीं कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप आ जाएं, पिशावर जो पूरी केपी का एक दारुखिलाफा है, उनके रोड्स देखे, उनके स्कूल का हाल देखे, उनके बीचूज़ का हाल देखे, आप मेरे साथ जाएं। मैं चैलेंज करता हूं सूबे के हेल्थ मिनिस्टर को कि मेरे हलके में जो बीचू है और जो सिविल डिस्पेंसरी उसकी अब भी इस दौर में भी 2023 में भी यानी कच्चे दीवारें हैं और उनके जो छत है वो लंटर या पक्का होने की बजाय वो जो भांसनी उनकी उसकी छत है और उनकी हालत आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल में बैठने के काबिल नहीं है। तो अगर एक पिशावर में केपी के दारुल खिलाफा में जहाँ पे सीएम साहब बैठते हैं, हेल्थ मिनिस्टर बैठते हैं और एक डिस्पेंसरी और एक बीचू का ये हाल होगा, तो बाकी तो जो दूर दराज और एरिया में उन बीचों का क्या हाल होगा। न मेडिसिन मिलते हैं, सिर्फ उसने 10 साल में कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए। 10 साल में आबादियाँ बढ़ती हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि जो 10 साल पहले जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हर बंदे से रिलेटेड होता है। आप हॉस्पिटल्स पे रश कम करने के लिए जो बाज़ात हम जाते हैं एक हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वो अगर एक डॉक्टर सुबह आते हैं, क्लिनिक में बैठते हैं या उधर ओपीडी में बैठते हैं और वो समझते हैं कि मेरे बाहर 500 बंदे आए हैं, तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि 9 बजे से मुझे 2 बजे तक 500 लोगों से मेरे ख्याल में हाथ मिलाना भी सिर्फ या दुआ सलाम करना भी मुश्किल है, बजाय कि वो तारुली उसको चेकअप करना। तो इस वजह से जब वो लोग आते हैं डॉक्टर बस उसको सिर्फ अ, वैसे ही फारिग कर लेते हैं, तो लोगों की पेशेंट की वो सेटिस्फेक्शन भी और वैसे इलाज भी नहीं होते। लेकिन अगर एक डॉक्टर वहाँ पे बैठा हो, उनको पता है कि मुझे सुबह से 9 से 2 बजे तक 100 पेशेंट देखने हैं और इजीली देख, तो शायद उनको 4-5 मिनट एक पेशेंट को मिल जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें और हॉस्पिटल बनने चाहिए जो कम से कम हमारी जो पेरिफेरी से पेशावर की ठीक। तरफ, ताकि वो लोड वहाँ पे डिवाइड हो जाए। एक हॉस्पिटल भी नहीं बना है, कोई एक यूनिवर्सिटी उसने नहीं बनाई है, कोई काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट नहीं किया। तो जिसको हम कहें कि जी वाकई उनके जो प्रोजेक्ट है उनसे हमारा खैबर पख्तूनख्वा एक डेवलप सूबा बन जाएगा या जो हमारे लोगों की रिलीफ उससे मिल जाएगी। तो पुराने पाकिस्तान में हम चल रहे हैं, तो लोगों को उनको वोट देने का क्या उसमें है कि हम कहें कि यार हमें दोबारा वोट दीजिए ताकि हम उनको आपको मज़ीद फैसिलिटी दे दें। अब आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है? मैं चूँकि ये जो JUI वाले मेरे पास आए थे, बिल्कुल मैंने उनको ऑलमोस्ट उनके साथ हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि खान साहब पहले हमें तब्दीली, चेंज और उस पे हमें कौम से वोट लिए। जब इक़्तिदार में आए तो बजाय कि वो हमें तब्दीली पर काम कर लेते, तो वो उस एकदम शिफ्ट हो गए रियासती मदीना पर। और ऐसी छोटी मोटी हम तो चाहते थे कि क्या होते कारखाने बनाए, उसने मेरे ख्याल में वो क्या बनाए कारखानों के बजाय लंगर खाने बनाए। तो ऐसी चीज़ों पे वो आ गए। तो रियासती मदीना का खान साहब जब भी किसी जलसे में जाते हैं तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की मिसालें देते हैं और नौजवान को कन्विंस करते हैं कि मुझे वोट देकर, और एक रूहानी पेशवा के तौर पर वो ख़ुद को पेश कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि खान साहब ने तो 2018 में भी कौम को तब्दीली के नाम पे वोट लेकर धोखा किया। अब मज़हब जो कि हमारा एक
स्ट्रॉन्ग वो होता है, किसी उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, तो वो उन पे धोखा करे। तो मेरी नज़दीक खान साहब के हाथों में अगर रियासत मदीना को मैं इतना नहीं समझता हूँ कि वो तब उससे बेहतर है कि हम जो इस्लामी भी है कि जो उलमा है वो अम, पैगंबरों के वारिस है। तो क्यों ना जो पैगंबरों का जो वारिस का जुमात है वो JUI है। तो मेरे ख्याल में अगर रियासत मदीना लाना है पाकिस्तान में तो वो JUI वाले बेहतर तरीके से ला सकते हैं, बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बजाय कि मैं खान साहब को उसके लिए मौजू कराऊं। आप एडजस्ट हो सकेंगे JUF में? JUF के बारे में जब सोचते हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले सारे मौलाना हजरात हमें नज़र आते हैं। आप एक बगैर दाढ़ी के पहला शख्स देखो, वो डिप्टी स्पीकर साहब हैं बगैर दाढ़ी के, आप कैसे एडजस्ट होंगे एक मजहबी जमात में? मुझे बहुत कम लोग नज़र आते हैं वहाँ पे। नहीं, एहतशाम साहब, चूँकि हमारा जो पाकिस्तान का अल्लाह के फजल से हमारे अक्सरियत यहाँ पे मुसलमान है, और मेरे ख्याल में मुसलमानों के अलावा भी जो दूसरे मज़ाहब है वहाँ पे भी दाढ़ी का वो है। तो एक तो दाढ़ी जो है हमारा एक मजहबी हम पे एक लाइबिलिटीज़ है, वो है कि फ़र्ज़ या उसको सुन्नत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सुन्नत समझते हैं। तो ये तो हमारे लिए काबिल कदर, काबिल एहतराम, और उसको हम इज़्ज़त की निगाह से जो जो भी हो, चाहे मौली ना हो, एक आम इंसान भी हो और उसने दाढ़ी रखी हो, तो मैं उसको कदर की निगाह से देखता हूँ। JUF के बारे में कहा जाता है थोड़ी सी मरूसियत है उसमें। मौलाना साहब के बेटे मिनिस्टर हैं, भाई सेनेटर हैं, उनकी भाभी MNA हैं। तो एक मरूस, जहाँ पे मरूसी सियासत हो, वहाँ आप जैसा आदमी जिसका ख़ानदानी बैकग्राउंड उस तरह से पॉलिटिकल नहीं है, फैमिली में पॉलिटिशियन ज़्यादा नहीं थे, तो एक कैसे उस पार्टी में एडजस्ट होंगे जहाँ पे मरूसियत है? तो आप मुझे बताएं कि किस पार्टी में मौरिसियत नहीं है, किस पार्टी में ये रुझान ट्रेंड नहीं है। आप PTI देख ले, जो खान साहब ने कौम को दर्ज दिया था कि ये लोग जो जो पीपल पार्टी है या नून लीग वाले हैं, अपने बेटों को, अपने ख़ानदान को, और नस्ल दर नस्ल वो एक दूसरे के पीछे आते हैं। तो क्या PTI में आप परवेज़ खटक साहब, जो एटी टाइम जो मेरे साथ, खुद भी परवेज़ खटक भी MNA थे, उनका जो दामाद था वो भी MNA था, उनकी जो बहन थी वो भी MNA थी मेरी सूबे में। इस तरह से उन्हीं की फैमिली की पी के सूबाई असम्बली में उनके उनके भाई, उनका जो लियाकत खटक था वो MPA था, उनका जो परवेज़ खटक का जो बेटा था वो MPA है, और इसकी फैमिली की भी एक दो खवातीन भी। तो अगर एक घर से 7-8, जो आप PTI को अगर ये कह रहे हैं, तो ये तो मिसाल मेरे सूबे से है, शायद कहीं और भी ये होंगे। बल्कि यहाँ पे असद कैसर साहब का आप देख ले, भाई यहाँ पे MNA था, असद कैसर साहब, भाई खैबर पुख्तनख्वा में वो है, MPA है। इस तरह शाह फरमान गवर्नर था, भाई को टिकट दिया गया। शहराम और ये जो सारे जितने भी लोग हैं, कोई सेनेटर है, कोई MNA, कोई MPA है, तो ये सिर्फ दूसरी जुमातों में नहीं, यही वजह है, यही तो हम रोना रो रहे हैं कि आप लोग जो सबसे ज़्यादा खान साहब जिन चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करते हैं, सबसे ज़्यादा उनके पार्टी में वही चीज़ पाई जाती है। तो ये नहीं होने चाहिए कि ठीक। आप जो, चूँकि जो ये चीज़ें हैं ना, ये खान साहब ने इंट्रोड्यूस की है कि ये जो ख़ानदानी पार्टियां हैं और ये है, लेकिन मेरे ख्याल में खुद वो जो जिस तरीके ना कि चिराग के तले अंदर है, वही चीज़ PTI में भी हो रही है। आपके एक्स कोलीग्स हैं कमल शोज़ब और बाकी ख़वातीन, वो इल्ज़ाम लगाती हैं मौलाना फजल रहमान पे कि वो औरतों से मुतल्लिक अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्होंने उनके वर्ड यूज़ किया, गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते, और मौलाना फजल रहमान को मौलाना नहीं कहना चाहिए। उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगे आप? मेरे ख्याल में जितना पहले जब से मैंने होश संभाला है और सियासत को समझ रहा हूँ पाकिस्तान के, अगरचे पाकिस्तान में 2-3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आते थे, हुकूमतें आती थी और फिर डिज़ोल्व होती थी। अगरचे हमारा जमहूरी कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में नहीं रहा, और वक्तन फ़वक्तन उसमें डिक्टेटरशिप भी आए हैं, लेकिन उन पार्टियों ने जो बीच में से किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए थे और वो ख़त्म होते,
उन लोगों ने भी अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इतने गलीज़, इतना घटिया स्टेजों पर किसी लीडर ने दूसरे लीडरों के लिए, पार्टियों के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जितना कि खान साहब ने हर शख्स पे एक बच्चों वाला नाम रख के किसी को ये मुख्तलिफ ये जो नाम है, आपको ख़ुद पता है, मैं बिल्कुल। मुझे शर्म आती है कि मैं उनको वो करते हूँ। तो मेरे ख्याल में ये तो कल्चर पीटीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर वो मौलाना साहब या कोई और पार्टी उनको कह रहे हैं तो उनको बुरा लगता है, तो ये बुरापन ये भी एहसास करें कि उन लोगों को या उनके लीडरों के फॉलोअर्स को कितना बुरा लगेगा। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ अपने लिए पसंद करते इस्लाम में, तो ये वो अपने भाई के लिए, अगर वो अपने लिए ये अल्फाज अलकाबात पसंद नहीं करते हैं, तो कम से कम वो दूसरों के लिए भी वो अलकाबात से खान साहब को और ख़ुद भी इज्तनाब करें। ठीक। बहुत शुक्रिया नासिर थैंक यू। मुसज़्ज़ी साहब आपके वक्त का। दोस्तों, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।